हेलो स्टूडेंट, सचिन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, सिर्फ उसमें क्या कहा था, उसका देखा था, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से हमें पता चला था कि हाँ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। उन्होंने ही हमें क्लू दिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, हमारी वैक्यूम में एग्जिस्ट करती है। और किस कारण से होती है? वो हमारी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा था, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या है, दो फील्ड का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से फील्ड होते हैं इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी कौन सी होती है हमारी? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने यही बताया था, उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला दिया था और इस मैग्नेटिक वेव के बारे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था। ये क्या करते हैं, हमारे वैक्यूम में प्रोपोगेट करती है। और दो फील्ड का कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिक टाइम वेरिंग, दोनों क्या होती है हमारी? टाइम वेरिंग होती है। क्योंकि क्या है, उसने ये बताया था, हमें पता चला था कि फैराडे लॉ से भी ये पता चलता है कि हमारी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोई और सोर्स नहीं, हमें तो क्या है, एक दूसरे का ही सोर्स है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है। तो जो दोनों, इनके कोई अलग सोर्स नहीं है, एक दूसरे के खुद के सोर्स होते हैं। क्या होनी चाहिए बस? ये टाइम वेरिंग होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं। क्या होनी चाहिए? टाइम वेरिंग। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है? हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसमें दो कंपोनेंट हो गए हमारे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे होते हैं ये? जो इसमें तीन चीजें आएंगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन क्या होता है? वेव प्रोपेगेशन मतलब कि किस डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है। जिस डायरेक्शन में वेव मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं हम? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यहाँ पे हमारी तीन चीजें आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं हम? ई से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसको डिनोट करेंगे हम के से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारी ये तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब मान लिया हमने, जैसे हमारे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, हमारे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जेड। तो ये क्या है, तीनों एक्सिस क्या एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, इसके साथ ये परपेंडिकुलर, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है। ये जो तीनों हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तीन एक्सिस होती है, क्या होती है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती है। तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर का ये मतलब होता है तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों क्या होते हैं? हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये होता है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यही डेफिनेशन है कि कौन सी वेव है, ये कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स फील्ड का कॉम्बिनेशन है। उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो देखते हैं हमारे मतलब ये दिखने, मतलब हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो बताते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देखते हैं हम। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो रही है, जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब हमें क्या होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली। क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। किससे डिनोट कर रहे हैं इसको हम? के से। तो मान लेते हैं जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो हमारा एक्स एक्सिस में है, एक्स डायरेक्शन होगी उसकी। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम
जेड डायरेक्शन में मान रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या मान रहे हैं, वाई डायरेक्शन में मान रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस में इधर होगा हमारा, वाई एक्सिस में क्या हो गया हमारी, हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, और जो जेड एक्सिस है उसमें क्या ले रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। तो क्या करते हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो किस तरह होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब वेव मूव कर रही है। तो वेव कैसी होती है, वेव हमारी हम साइनोसॉइडल वेव लेके चल रहे हैं। क्या होती है हमारी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो साइनोसॉइडल वेव होती है, मतलब टाइम के साथ वेरी करती है। तो हमारी ये वेव हो गई एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन में क्या हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर हम एक और वेव दिखाएं इसकी, ठीक है। अब क्या होती है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, मतलब उसका वाइब्रेशन किधर होता है हमारा, वाई डायरेक्शन में होता है। ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक वेव ये बनाई थी ना हमने सबसे पहले, ये फिर ये वाला था उसका, तो ये क्या होगी, सारी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड से वेव जनरेट हो रही है वो है हमारी ये, उसकी डायरेक्शन किधर है हमारी, वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस में ये नहीं कि पॉजिटिव वाई की तरफ होगी, नेगेटिव वाई में भी हो सकते हैं, इसलिए हमने उसको ये नीचे नेगेटिव में दिखाया उसको। अब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेव है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में कंसीडर किया हमने, जेड डायरेक्शन में। तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम, दैट लाइक जेड डायरेक्शन में है, लाइक दैट हम मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। इधर किस तरफ हो गया हमारी, माइनस जेड में दिखाएंगे इसको हम। ये क्या हो गया हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये क्या बता रहा है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, और ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। और जो पूरी वेव है हमारे दोनों से कंबाइन होके वेव बन रही है वो क्या हो गया हमारी, ये जो पूरी को बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे हम, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किस तरफ मूव कर रही है, वेव ऐसे मूव कर रही है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव भी इस डायरेक्शन में। तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा ईएम वेव का, वो किस डायरेक्शन में होगा, हमारा एक्स डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से क्या हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, क्या है, तीनों हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और इसी से हमारे आता है जो हमारी ईएम वेव होती है, वो क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसफर नेचर क्या होता है, हमारे वेव के दो नेचर पढ़ते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ वाइज वाइब्रेट करें, मतलब वेव क्या होती है, वाइब्रेशन ही हमारे वेव्स बोलते हैं। तो दो टाइप के वाइब्रेशंस होंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लेंथ वाइज हो, मतलब कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे। जो हमारी साउंड वेव्स होते हैं, साउंड वेव्स कैसे हम बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं मेरे एयर के पार्टिकल। तो जो ऐसे वाइब्रेट है लेंथ के अलोंग, उसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। तो उसको वो क्या होगी, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। और ट्रांसवर्स में क्या आता है, हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के। तो इसमें क्या हो रहे हैं, जो तीनों परपेंडिकुलर ही बताए हमने, तो क्या हो रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं वो कौन सा होता है, हमारा ट्रांसवर्स नेचर होता है। जो ईएम वेव होती है वो क्या होती है, हमारी ट्रांसफर नेचर की होती है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इसकी वेलोसिटी की बात करें, अब ये मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। तो इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, वो होती है हमारी c इज इक्वल टू इसको हम प्रूव भी करेंगे कि हमारी वेलोसिटी कैसे आती है। हम तो अभी डायरेक्ट बता रहे हैं क्या होती है हमारी इसकी वेलोसिटी, c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है हमारी
वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। ये क्या हमारी वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव है। सी क्या है वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, म्यू नॉट क्या हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। म्यू नॉट लगाते हैं, इसका क्या मतलब होता है, उसको किस में कंसीडर कर रहे हैं, फ्री स्पेस में कंसीडर करते हैं। तो जब इनके फ्री स्पेस में क्या होती है, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। जो हमारा म्यू नॉट है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है हमारी 1.257 इंटू 10⁻6। इस मतलब इनके हम स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ले रहे हैं हम, इनको वैक्यूम में लेके चल रहे हैं, फ्री स्पेस में लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू को पुट करके देखते हैं हमारा क्या आता है। क्या होते हैं, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1.257, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1.257 इंटू 10⁻6 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और दूसरा क्या है हमारा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उसकी वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। ये हमारे इसका किस में यूज करते हैं, हमने अपना जो कूलम्स लॉ पढ़ा था उसमें भी इस चीज को यूज किया था हमने। तो क्या होती है ये 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी। जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हमारी जो सी की वैल्यू है वो क्या आती है, जो यहाँ से हमारा सी की वैल्यू आती है, सी क्या आता है हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आती है हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आती है। ये किसकी वेलोसिटी होती है हमारी, लाइट की वेलोसिटी यही होती है। सी को हम लाइट की वेलोसिटी को सी से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी आती है इसलिए हमने इसको सी से डिनोट किया, वी से डिनोट नहीं किया। वी को हम जनरल डिनोट करते हैं, लेकिन जो लाइट ऑफ वेलोसिटी होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, हम सी से डिनोट करते हैं। तो हम जब इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारी वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स। तो हमने क्या बताया, इसका रिप्रेजेंटेशन बता दी कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है इसका ट्रांसफर नेचर होता है। क्या होता है ट्रांसवर्स नेचर होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है c इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और क्या आती है लाइट ऑफ स्पीड। ये सारी चीजें हम प्रूव करेंगे कि इसका ट्रांसफर नेचर होता है, ये भी हम प्रूव करेंगे। उसकी वेलोसिटी ये होती है, हम ये भी हम उसका प्रूव करेंगे। तो करते हैं सबसे पहले हम ट्रांसफर नेचर प्रूव करते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है उसका ट्रांसफर नेचर होता है। हम पहले ये प्रूव करते हैं। और जो हमारी इसकी वेलोसिटी है कि इसकी ईएम वेव्स की वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर नेचर प्रूव करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है वो क्या होती है ट्रांसवर्स नेचर होती है। ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब होता है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन मतलब वाइब्रेशंस क्या होने चाहिए, सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इनके वाइब्रेशंस क्या होने चाहिए हमारे परपेंडिकुलर होने चाहिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। यही मतलब है वाइब्रेशंस परपेंडिकुलरली, वही हमारा क्या होता है ट्रांसवर्स नेचर होता है। क्या प्रूव करेंगे हम, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM waves। हमें ये प्रूव करना ट्रांसफर नेचर ऑफ EM वेव। तो ट्रांसफर नेचर का क्या मतलब होगा हमारा वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होंगे। तो EM वेव्स हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, क्या प्रूव करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, तो ये चीज प्रूव करेंगे तो वहां से ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारा ट्रांसफर नेचर होता है। क्योंकि ट्रांसफर नेचर के ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या है हमारी
कि वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो हम यही चीज प्रूव करते हैं कि वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर है, तो वहां से हमारा ट्रांसवर्स नेचर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मूव करती है। उसका जो वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या प्रूव करना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू के, ये प्रूव करना हमें। तो क्या लेंगे, इसके पहले हमें एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड कंसिडर कर लेते हैं और हम मानते जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हम मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिक, हमें कुछ कंसिडर करके चलना पड़ेगा तभी हम कुछ चीज प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम कंसिडर करके चलेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, हमारी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वेव की, उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। हम मान के चलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों के डायरेक्शन क्या सेम है, सेम डायरेक्शन में वो मूव करे, इस चीज को मान के चलेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत प्रूव हो जाएगी। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा वहां से, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, इसका मतलब हम जो अजम्पशन लेके चल रहे थे वो गलत है। तो जब अगर ये हम ये चीज गलत प्रूव कर दे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अलोंग उसकी डायरेक्शन नहीं है, तो उसका क्या मतलब होगा, उसके वो परपेंडिकुलर मूव कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या हम यहाँ पे क्या अजम्पशन लेके चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में मूव कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स, यही मान लेते हैं हम, क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ये हमारी क्या होगी, जेड एक्सिस होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैरेललोपाइप्ड कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप कंसिडर करते हैं हम। यहाँ पे मतलब हमें एक सरफेस लेना है, उसमें हम उससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसमें उसका यूज करेंगे, हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हम उनके फ्लक्स की तो बात कर रहे हैं कि चेंज इन फ्लक्स, हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो है। ये हमने एक पैरेललोपाइप कंसिडर कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये क्या हमारा ओ ओरिजिन। तो अब हमें क्या करना है, हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एक्स के साथ वेरिंग है, टाइम वेरिंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, टाइम वेरिंग है, वेरिंग अलोंग एक्स, वेरिंग अलोंग एक्स विद टाइम। मतलब कि x की वैल्यू के देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, अलग अलग पॉइंट पे देखेंगे x के पे, तो हमें क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हमें वेरिंग होगी, मतलब कि सेम नहीं मिलेगी हमें हर पॉइंट पर। तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं। तो उसके लिए क्या हमें क्या कंसिडर की कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रूव कर देंगे, सिमिलरली हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, हमने क्या माना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, हमारी एक्स डायरेक्शन में, उसका कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में ई एक्स। यहाँ से क्या हमारा जो ई वाई है और ई जेड है वो क्या हमारा जीरो है, मतलब कि वाई और जेड डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं है। वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारी जीरो है। ओनली हम किस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेके चल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग मान ली। तो अब क्या है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ईएम वेव हमारा कोई अनदर सोर्स नहीं होता, मतलब कोई चार्ज वगैरह लूप वगैरह ऐसा हमारा कोई सोर्स नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या होना चाहिए, यहाँ से हम क्या बोलते हैं हम कि फ्लक्स, जो फ्लक्स है वो क्या होता है, गोज लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लक्स है वो क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। जब यहाँ पे हमारा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हैं। तो क्या हमारा जब कोई चार्ज ही एनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स क्या आएगा हमारा यहाँ से 0 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई चार्ज सोर्स लेके नहीं चल रहे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा फ्लक्स 0 आएगा। तो फ्लक्स को और हम क्या लिखते हैं E डॉट dl इंटीग्रल क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा जब हमारा कोई चार्ज ही अनक्लोज नहीं है तो वहां से क्या आएगा हमारा फ्लक्स क्या आएगा 0। तो फ्लक्स की डेफिनेशन से क्या आता है हमारा E डॉट dl इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब किसके क्लोज लूप मतलब इस पूरी लूप से हमारा जो फ्लक्स निकल रहा है बाहर वो क्या निकल रहा है, ओवरऑल टोटल फ्लक्स कितना ले रहे हैं हम 0 आ रहा है हमारा। अब देखते हैं हमारा जरूरी थोड़ी है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करके तब हमारा रिजल्टेंट भी 0 आता है कि किसी डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स आ रहा हो। क्या मतलब इस डायरेक्शन में कोई फ्लक्स आ रहा हो, इस डायरेक्शन में कोई फ्लक्स है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो तो वहां से क्या आ सकता है हमारा फ्लक्स 0 आ सकता है टोटल। तो हम क्या देखेंगे जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इसके जो फेजेस है इस फेज से अलग फ्लक्स निकलेगा, इस फेज से अलग निकलेगा, मतलब जो हमारे 6 फेजेस है इन सब से क्या निकलेगा हमारा डिफरेंट अलग अलग फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा देखते हैं। क्या लिया हमने E डॉट dl इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दिस इम्प्लाइज क्या हमारा जो E डॉट dl क्लोज लूप है इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E डॉट dl जो हमारा ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 6 में क्या होगा क्योंकि हमारे क्यूब का कितने फेजेस है 6 फेजेस है तो 6 फेज में ये डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम ये फेज लेके चलते क्या हमारा ABCD प्लस E डॉट dl कितने में डिवाइड करना है, 6 में डिवाइड करना है। E डॉट dl प्लस E डॉट dl प्लस E डॉट dl प्लस E डॉट dl। अब क्या होगा, सबसे पहले हमने ये फेज ले लिया, इस फेज के अलोंग से हमने फ्लक्स देखेंगे। फिर क्या देखते हैं हम इस से देखते हैं ये क्या होगा हमारा CDEF ये पीछे वाला फेज क्या होगा हमारा EFGO साइड वाला COCBA और ये ऊपर और एक ऊपर वाला एक नीचे वाला क्या होगा हमारा FG है हमारा FGBC और एक ये नीचे वाला फेज क्या होगा हमारा OADE इज इक्वल टू क्या हमारा टोटल फ्लक्स क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। देखो क्या क्या हमने जो हमारा टोटल फ्लक्स था ये क्या है हमारा पूरे क्यूब का है, इसको हमने टोटल फ्लक्स हमारा 0 आ रहा तो टोटल को हमने क्या कर दिया 6 में डिवाइड कर दिया। 6 में क्यों क्या, क्योंकि हमारे जो ये लिया हमने रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इसमें क्या हमारे सारे 6 फेजेस है तो 6 फेजेस है हमारा अलग अलग फ्लक्स निकलेगा। तो हमने क्या कर दिया इस पूरे को 6 में डिवाइड कर दिया। एक हमारा ये फेज हो गया, एक हमारा ये फ्रंट वाला फेज, ये हमारा साइड वाला इधर वाला फेज हो गया, ये हमारा बैक वाला फेज, ये इसके साइड वाला फेज, ये ऊपर वाला फेज और ये नीचे वाला फेज, हमारे क्या हो गए 6 फेजेस हो गए, हमने 6 में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है हमारा, क्या बात करते हैं हम ABCD इस डायरेक्शन हमने क्या ली है एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में कंसीडर करी है। अब इसको हम बाद में देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं और जो हमारा बैक वाला फेज है, बैक वाला क्या फेज है हमारा EFGO, क्या हमारा EFGO, इसको हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम और जो बाकी के 4 फेज है इनमें देख लेते हैं हमारा फ्लक्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब हम बात करें इन दोनों फेजेस की, जो वाई एक्सिस के अलोंग है, ये हमारी क्या थी वाई एक्सिस है, तो ये वाला फेज और इस वाले फेज, इन दोनों फेज से क्या होगा, देखो इन दोनों का अगर हम फेज जो हमारा फ्लक्स है उसका रिजल्टेंट देखें तो हमारा क्या आएगा 0 रिजल्टेंट आएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो बात हम क्या मान के चल रहे हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका वाई में कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा वहां पे 0 होगा। एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो हमारा एरिया वेक्टर है इस प्लेन का, नीचे वाला प्लेन का एरिया वेक्टर देखे तो इधर है और इस वाले प्लेन का एरिया वेक्टर इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
और जो एरिया वेक्टर यहाँ पे एरिया या फिर उसकी बात कर सोच रही है हम यहाँ पे डीएल ले लिया, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं एएल लेंगे ना, हमारा एरिया एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमने गलती कर दी, यहाँ पे क्या आएगा एरिया वेक्टर लेंगे डीएस, क्योंकि यहाँ पे किसी लेंथ की बात थोड़ी, और ये प्लेन इसका तो एरिया होगा हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऐसा आएगा। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हमारी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इन दोनों का, तो क्या होगा दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कोस थीटा कोस 90 क्या होता है हमारे 0, तो वहां से हमारा इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस फेज से भी हमारा फ्लक्स 0 हो गया, इस फेज से भी हमारा फ्लक्स 0 हो गया। ये फेज कौन सा हमारा, ये फेज कौन सा हमारा FGBC, FGBC, तो इसे किसके इक्वल हो गया हमारा 0 के इक्वल होगा। ये वाला कौन सा फेज हमारा OADE, ये वाला फेज भी हमारा क्या होगा, यहाँ से फ्लक्स क्या हमारा 0 आ रहा है, उन दोनों से 0 होगा। अब इन दोनों से देखते हैं हम, हमारा ये वाला और ये दो बच गए हमारे, ये कौन सा हमारा CDEF, कौन सा है CDEF, और वो कौन सा हमारा, वो इसके पीछे वाला BGOA वाला फ्लक्स। अब यहाँ से देखेंगे तो ये जेड डायरेक्शन, इसमें भी सेम हमारा, क्योंकि जेड डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो हमारा फ्लक्स भी 0 होगा। और दूसरी बात इसमें भी क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा हमारा, तो क्या होगा उसका हमारे दोनों परपेंडिकुलर है, तो वहां से क्या आएगा हमारा फिर से cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो cos 90 0 होगा जब, तो हमारा फ्लक्स यहाँ से भी क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ से भी फ्लक्स क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ओनली जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ रही है, इन दोनों का सम, जो हमारा ये है और ये है, इन दोनों का सम क्या आएगा हमारा सम 0 आएगा। क्या बोल रहे हैं हम, फ्लक्स इससे अलग और इससे अलग फ्लक्स 0 नहीं आएगा, इनका सम 0 आएगा। ये इन दोनों से 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या ये ABCD ये वाला पार्ट है हमारा, तो इसी डायरेक्शन में क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका एरिया वेक्टर भी देखेंगे, इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। दोनों क्या पैरेलल, पैरेलल एंगल 0, तो cos 0 हमारा 1 होता है, तो यहाँ से भी कुछ फ्लक्स की वैल्यू आएगी। इसमें देखें तो हमारा क्या होगा एंगल 180 होगा, तो वहां से -1, मतलब यहाँ से भी हमारी क्या आएगी, हमारी फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन दोनों के सम को देखें तो दोनों का सम क्या आ रहा है, यहाँ से 0 आ रही है, बाकी 4 कंपोनेंट तो 0 हो गया, ओनली इन दोनों का सम इज इक्वल टू क्या बचा हमारा 0। तो जो हमारे ये दो आए हैं इन दोनों का ओनली क्या आ रहा है हमारा सम 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अगला जो हमारा वेलोसिटी निकालेंगे वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E.ds इज इक्वल टू 0। ये कौन सा फेज हमारा EFGO, इन दोनों का सम, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका सम क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, सम 0 आ रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे क्या आएगा, तो हम मान लेते हैं जो इस डायरेक्शन में हमारा, जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू EX मान ली, और जो हमारे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मान ली EX डैश मान ली। डायरेक्शन नहीं मतलब इस फेज पे बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस डायरेक्शन, इस फेज पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट x पे मानिए ना, तो इस फेज पे देखेंगे और ये इसकी x की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, तो यहाँ पे EX की वैल्यू क्या मान ली हमने EX मान ली, और इस फेज पे क्या मान ली हमने EX डैश मान ली। दोनों फेज पे हमें अलग अलग मान के चल रहे कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या बताया हमने x के अलोंग वेरी कर रही है, तो इस पोजिशन पे अलग होगी उसके वैल्यू और इस पोजिशन पे अलग होगी, क्योंकि x के साथ वो वेरी कर रही है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लेंगे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी अलग आएगी, ये हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या है, इस फेज पे हमने EX ले ली, इस फेज पे हमने क्या ले ली EX डैश ले ली। अब इस फेज का एरिया एलिमेंट किधर होगा, इधर होगा DS1, इस डायरेक्शन में होगा। इसका एरिया एलिमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा DS2। अब इसकी देखें, इसको हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये क्या हमारा EX DS इंटीग्रेशन ये ले रहे हैं हम ABCD कोस थीटा। अब थीटा कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल क्या हमारा 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री प्लस यहाँ से क्या आएगा हमारा EFGO, ये क्या हमारा EX डैश मानना हमने DS,
और क्या आएगा cos 180। दोनों में क्या है 180 का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन, दोनों 180 से, तो क्या आएगा cos 180 इज इक्वल टू 0। तो cos 0 कितना होता है 1, cos 180 कितना होता है हमारा -1। तो यहां से हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, EX इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, ds का इंटीग्रेशन होगा ओनली, प्लस EX डैश इंटीग्रेशन किसका होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसको हम EX और EX तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर क्यों ले, क्योंकि हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें इस फेज पे, तो इस पूरे फेज पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगी। वो मान लिया हमने एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी वेरी कर रही है, लेकिन एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया हमने ये, तो इस पॉइंट पर आप किधर भी चले जाओ, इस पॉइंट के पर किधर भी चले जाओ, हर जगह क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि जो हमने फेज माना है एक एक्स एक्सिस के पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए। अब इसके जो भी पूरा प्लेन है इस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। प्लेन जो हमारी प्लेन है इस पे वेरी नहीं करेगी, इसके लिए हम इन दोनों को क्या करते हैं इंटीग्रल से बाहर निकाले। इसका इंटीग्रेशन किसका होगा हमारा ds का होगा। इधर प्लस साइन नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा माइनस साइन आएगा। माइनस क्यों, cos 180 क्या था हमारा -1, तो इधर से क्या है हमारा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है ds इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि प्लेन दोनों का एरिया तो सेम होगा, सेम है तो डायमेंशन लिए हमने, तो यहाँ से क्या आएगा ex माइनस ex डैश बाहर क्या आएगा हमारा एस, टोटल एरिया हमने एस ले लिया इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो एरिया है वो तो 0 हो नहीं सकता, जो हमारा एरिया एस है वो तो 0 हो नहीं सकता, तो यहां से हमारा 0 क्या आएगा, तो यहां से हमारा क्या आएगा ex माइनस ex डैश को हम क्या लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो यहां से हम क्या हो सकता है हमारा आइदर ex इज इक्वल टू ex डैश, और यहां से अगर हम ex इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा ex डैश आ रहा है, इनकी वैल्यू भी पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा हमारा ex इज इक्वल टू ex डैश इज इक्वल टू 0 भी आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल। अब देखो यहां से हमारे दो रिजल्ट आ रहे हैं, एक ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट। अब इस रिजल्ट का मतलब क्या है, ex इज इक्वल टू ex डैश। इस रिजल्ट का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर भी, इस फेज पे भी और इस फेज पे भी, दोनों क्या हो गई, दोनों मतलब x की दो वैल्यू के लिए दो डिफरेंट वैल्यू लिए, दोनों डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब इसका क्या मतलब है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी ही नहीं कर रही, वेरी मतलब स्टैटिक। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैटिक नेचर आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है हमारा, जो ex इज इक्वल टू ex डैश आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, स्टैटिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, दोनों पॉइंट पर x की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेरी नहीं करे, तो इसका क्या मतलब होगा, स्टैटिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। स्टैटिक का क्या मतलब होता है, एट रेस्ट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट पे है। अब जब कोई चीज रेस्ट पे होगी, वो मूव ही नहीं करेगी, तो उसके अलोंग हमारी वेव कैसे आएगी, कैसे हम कह सकते हैं कि उसके अलोंग हमारी वेव है वो एसोसिएटेड है। जब कोई चीज मोशन में नहीं होगी, वेव क्या होती है हमारी वाइब्रेशंस, डिस्टर्बेंस, ये सब होता है, लेकिन वो क्या होता है उसमें पार्टिकल मोशन में होते हैं। जब ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेस्ट नेचर आ जाएगा उसका, तो उसका क्या मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव ही नहीं करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगी तो वहां से वेव क्या आ जाएगी। तो क्या कर देंगे हम, इस रिजल्ट को डिस्कार्ड कर देंगे कि हमारे ये रिजल्ट कोई काम का नहीं है, यहाँ से तो हमारा वेव ही नहीं आ रही, यहाँ से तो क्या रिजल्ट आ रहा है कि वेव नेचर ही नहीं है इसका, तो इस रिजल्ट को क्या कर देंगे हम, डिस्कार्ड कर देंगे। क्या रिजल्ट लेंगे हम, ये रिजल्ट लेके चलेंगे, ex इज इक्वल टू ex डैश इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों यहाँ पे भी देखें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। इसका क्या मतलब है हमारा कि हमारी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लेके चल रहे थे कि x के साथ वेरी कर रही है। क्या लेके चल रहे थे, वेरिंग अलोंग x विद टाइम। यही कंसिडर किया था कि x के अलोंग वो वेरी कर रही है, जब दोनों पे उसकी वैल्यू 0 ही आ गई कि इसका क्या मतलब हो गया, x डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ही नहीं, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 आ रहा है।
तो इसका क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो होगी नहीं। जब वो एक्स डायरेक्शन कौन थी हमारे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो जब वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो उसका क्या मतलब हो गया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमारी उसके परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी रिपीट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा, Bx इज इक्वल टू Bx डैश इज इक्वल टू 0। उसका भी क्या मतलब है, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में नहीं है हमारे, उसका भी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वहां से भी क्या आएगा, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर आ रही है, तो इसका क्या मतलब होगा, उसका कैसा नेचर, हमारा ट्रांसवर्स नेचर है। उसका क्या मतलब होगा, क्या नेचर है उसका, ट्रांसवर्स नेचर। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। तो हमारा प्रूव हो गया क्या कि हमने ट्रांसवर्स नेचर को लेके नहीं चले, हम क्या लेके चल रहे हैं, हमने क्या प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। उसके लिए हमने अजम्पशंस क्या लिए, हमने मान ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके अलोंग ही मूव कर रही है, हमने ये अजम्पशन करके ये चल लिया। अब इसको चीज को हम जो अज्यूम करें इसको गलत प्रूव कर देंगे, हमने गलत प्रूव कर दिया इसको, तो एक कंट्राडिक्शन आ गया जो हमारा अजम्पशन था उसका। तो वहां से क्या आया, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की क्या आएगी, हमारी परपेंडिकुलर आएगी। तो आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिप्रेजेंटेशन देखा, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके हमने वेलोसिटी भी बताई क्या होती है, जो लाइट के वेलोसिटी होते हैं वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है। और हमने उसका ट्रांसफर नेचर भी बताया, ट्रांसफर नेचर को प्रूव भी किया कि कैसे हमारा उसका ट्रांसफर नेचर होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना। और वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।